और मैं तब से अभी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय हिंगतड़ा में कार्यरत हूँ। 2016 के अंदर मैंने नेट और जेआरएफ प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण किया, और 2016 सीधी भर्ती परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंदर मेरा व्याख्याता पर चयन हुआ था, पर मैं किन्हीं कारणों से उसमें पदभार ग्रहण नहीं कर पाया, और वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर मैं कार्यरत हूँ श्रीमान। जी सर। जी सर, भीलवाड़ा में केसरी सिंह जी भारत का नाम सुना होगा। जी सर। तो उनके परिवार का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। केसरी सिंह बहारट, वैसे सर मैं अजमेर जिले से का निवासी हूँ, पर मैं फिर भी केसरी सिंह बहारट के बारे में सामान्य जानकारी है मुझे। केसरी सिंह ओके ओके। बहारट, सिंह सर आवाज बहारट नहीं आ का स्वतंत्र आंदोलन में हेलो। हाँ जी सर, जारी रखिए। हाँ, केसरी सिंह बहारट ने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर प्रमुख योगदान दिया है, और इनके पूरा परिवार जिसके अंदर जोरावर सिंह बहारट और इनके पुत्र तीनों ने ही मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपने प्राण की आहुति भी दी है, और इनके पुत्र को जेल के अंदर भी मतलब वीर गति की प्राप्ति हुई थी, और इनको जेल के अंदर ही मार दिया गया था इनके जी पुत्र को। और ये भारत परिवार अपने भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा क्षेत्र से संबंधित है। जी जी सर। जी। पुष्कर का मेला कब लगता है? जी सर, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। जी। और अजमेर में एक प्रसिद्ध स्थान है सोनी जी की नसिया, तो वो उस भवन हाँ का सर। निर्माण किसने करवाया और किस तीर्थंकर की मूर्ति है उसमें? जी सर, इसमें जैन तीर्थंकर की मूर्तियां हैं, और इसका निर्माण 1865 के अंदर टीकम चंद जैन और मूलचंद देन, दो श्रेष्ठियों द्वारा इस सोने जी की नसिया का निर्माण करवाया गया, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित है। जी, मूलचंद जी जैन थे या सोनी थे? हाँ सर, मूलचंद मूलचंद जी जैन सोनी थे? और सॉरी सर, थोड़ा उत्तर बदलना चाहूंगा, टिकमचंद सोनी और मूलचंद सोनी। जी। और यहाँ अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला लगता है, वो उस स्थान पर लगता है। जी, कल्पवृक्ष का मेला पूरे भर राजस्थान का प्रसिद्ध मेला, कल्पवृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर के अंदर श्रावणी अमावस्या के दिन लगता है, जिसके अंदर कल्पवृक्ष की पूजा की जाती है। जी। और अजमेर के कौन कौन से क्रांतिकारी रहे जिन्होंने राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया? सर, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में एक तो हरविलास शारदा है, जिन्होंने बाल विवाह के विरोध के अंदर 1929 के अंदर एक शारदा एक्ट का प्रस्ताव रख के केंद्र सरकार को दिया था। इसके बाद में 1930 के अंदर शारद ये अपने बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ था। और हरविलास शारदा के अतिरिक्त अभी सर ये नाम याद पा रहा है मुझे। जी। अर्जुन लाल जी सेठी, कुछ नाम है जरा? जी सर। जी। हाँ, इनका भी संबंध अजमेर से है। हिंदी में कौन सा काल तैयार करके आए आप? जी सर, छायावाद पढ़ के आया हूँ आज। जी। छायावाद की सामान्य विशेषताएं बताइए जो इसको रीतिकाल से अलग करती है। सर, छायावाद के जो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो वैयक्तिकता है और आत्मा अभिव्यंजना है। जबकि जी। रीतिकाल के अंदर जो प्रवृत्ति थी वो राजाओं और जो शासनाश्रित जिन पर थे उनके पक्ष या उनके मन को प्रसन्न और उनको खुश करने के लिए काव्य की रचना होती थी। दूसरा, जी। जो रीतिकाल के अंदर जो काव्य रचनाएं की गई, वो काव्य रचनाएं हैं, अधिकांश रचनाएं रीति के नियमों को ध्यान में रख के की गई है।
जबकि जी, छायावाद के अंदर जो काव्य रचनाएं मिलती है वो रचनाएं मुक्त छंद के अंदर भी है, और इसके अतिरिक्त उसमें रीति के नियमों की संपूर्ण पालना नहीं भी है और स्वच्छंद तरीके से भी लिखा गया है। तीसरा है सर जो रीतिकाल है, रीतिकाल के अंदर जो भाषा थी वो भाषा ब्रज भाषा थी, जबकि जो छायावाद है उस छायावाद के अंदर तत्सम पदान खड़ी बोली पूर्ण रूपेण हिंदी काव्य की भाषा हो चुकी थी। और जी, जो रीतिकाल है उसके अंदर संस्कृत के जो काव्य लक्षण है उनका उपयोग होता था, जबकि इनके अंदर आधुनिक अलंकारों और काव्य जो नवीन छंद है उनका उपयोग होता है छायावाद में। जी। निराला की किस रचनाओं में उनका आत्मसंघर्ष देखने को मिलता है? जी, अ, एक तो ये अपने राम की शक्ति पूजा है, उस राम की शक्ति पूजा के अंदर भी निराला ने अपने व्यक्तिगत जीवन को बीच बीच में यदा कदा उत्कीर्ण किया है, साथ ही साथ सरोस्मृति के अंदर भी इनकी भावनाएं व्यक्त होती है। जी, जैसे कि राम की और शक्ति पूजा में कहते हैं। जी सर। तुलसीदास में? बिल्कुल सर, तुलसीदास के अंदर भी तुलसी के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है, और उसके अंदर भी निराला का जीवन प्रस्तुत होता है। तुलसीदास किस छंद में लिखी गई है? जी, तुलसीदास 1900 उन्नीस छंद पूछ रहे हैं, उन्नीस छंद। में लिखी गई सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। ये 1938 में वो। केचुआ छंद और रबड़ छंद में लिखी गई। हाँ सर, 1938 में लिखी गई रबड़ और केचुआ छंद के अंदर। और जूही की कली में? निराला जी की प्रथम कविता मानी जाती है ना, जूही की कली, उसमें कौन सा छंद है? सर ये मुक्त छंद में लिखी गई है। जी। छायावाद का प्रमुख कवि डोगरी छायावाद को वास्तविक तौर पर प्रतिनिधित्व करता है, किस कवि को मानेंगे? जी सर, जयशंकर प्रसाद जी को। मैंने अनुसार मैं जयशंकर प्रसाद जी को मानता हूँ। जी। जयशंकर प्रसाद जी की 5 कवियाँ बताइए। 5 रचनाएं हैं। 5 कवि के जो दोष, हेलो। उनके उनके साहित्य में कोई 5 दो आपको नज़र आए हो, वो बताइए। अच्छा, जयशंकर से वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की कमियां या दोष बताना दोष। क्या? जी, जी, हाँ, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद, जहां तक हम जयशंकर प्रसाद जी का अध्ययन और अवलोकन करते हैं, वो छायावाद के प्रखर और प्रचंड कवि के रूप में हम स्थापित पाते हैं। फिर भी प्रश्नानुसार अगर आपने प्रश्न पूछा, उस अनुसार मैं अगर उत्तर देने का प्रयास करूं तो प्रमुख रूप से एक तो प्रसाद जी की जो काव्य रचनाएं उनमें एक संस्कृत निष्ठ शब्दावली का उपयोग किया है जो सामान्य पाठक के लिए थोड़ी जटिल हो जाती है। दूसरा है कि जयशंकर प्रसाद जी ने जो काव्य रचनाएं प्रस्तुत की है, उन काव्य रचनाओं में जो प्रमुख रूप से थोड़ा क्लिष्ट अवधारणाओं को पेश किया है, और क्लिष्ट अवधारणाओं को पेश करने के कारण जैसे कि कामायनी रचना के अंदर उन्होंने मनोधारणाओं को व्यक्त किया है, मनोधारणाओं को पात्रों के माध्यम से समझाया, एक सामान्य पाठक के लिए थोड़ा दुरारूढ़ हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाओं में की बात करें तो अगर मैं नाटकों का संदर्भ लूं तो नाटक अधिकतर इनके रंगमंच की दृष्टि से प्रस्तुत करना असंभव, रंगमंच की दृष्टि से इनके नाटक अप्रस्तुत है। और जी, नाट्य रचना है, वो नाट्य रचनाएं अतीत के काल और इतिहास पर आरूढ़ है, और वर्तमान जीवन से संदर्भित है, पर वर्तमान के पहलुओं पर
पर कम आश्रित और अतीत के पहलुओं पर ज्यादा आश्रित है। और ये अभी ये याद आ पा रही है। जी सर, बढ़िया। महादेवी जी के काव्य में जो रहस्य थी, वो क्या रहस्यात्मकता क्या है? महादेवी वर्मा को आ, कहा जाता है और दुख और वेदना की कवियत्री कहा जाता है। इनकी जो कविताएं हैं, कविताओं के अंदर इनके जिनसे जुड़े पहलुओं को पेश किया है, और इनके जो व्यक्ति जीवन के अंदर जो भी ताना बाना था, अज्ञात प्रेमी के प्रति इन्होंने अपनी कविताओं को काव्य रचनाओं के माध्यम से पेश किया है। और छायावाद में रहस्यवाद जब अज्ञात के प्रति कोई दृष्टिकोण लेके कोई अप्रस्तुत विधान के प्रति कोई लिखता है, तो काव्य में रहस्यवाद का उद्भव हो जाता है। और महादेवी वर्मा के काव्य में भी एक अज्ञात प्रियतम के प्रति उसको सखी मानकर इन्होंने काव्य रचनाएं की है। और एक अलग से सृष्टि होती है जिसको प्रेमी अथवा परमात्मा दोनों का स्वरूप दिया जा सकता है। जी सर, निराला के काव्य में देखा जाए तो शुरू से लेके अंत तक एक ही तरह का संघर्ष या एक ही लय चलते हैं। लेकिन जो पंत के काव्य में देखा जाए तो उनकी पहले विचारधारा छायावादी हो जाते हैं, फिर गांधीवादी, प्रगतिवादी। ऐसा क्यों? जिस छाया नीला ने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे संघर्षों को झेला है, पारिवारिक विपदाओं से लेकर सामाजिक संघर्षों से लेकर अपने लेखक मंडली के अंदर उनके संघर्ष जुड़े हुए रहे हैं। जैसे जैसे परिस्थितियां उनकी बदलती रही, उस अनुरूप उनके काव्य के अंदर पर उनके काव्य के अंदर बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा जुड़ती गई। जी ने भी इनको बहुवस्तु प्रतिभा की धनी कहा है, जिसके अंदर कभी कभी गांधीवादी दर्शन भी आ जाता है, कभी रहस्यवाद भी आ जाता है, कभी जी। प्रचंड स्वरूप प्रश्न ये दिखाई देता है। प्रश्न ये है कि पंत अपने विचारों पर स्थिर क्यों नहीं रह पाए? सुमित्रानंद पंत अपने विचारों पर स्थिर क्यों नहीं रह पाए यहाँ? जी पंत पंत जी के बारे में सर मैंने जहां तक अध्ययन किया कि जो प्रारंभिक रचनाएं थी और मध्यकालीन जो रचनाएं थी, उन रचनाओं में उनका उनका उदात्त स्वरूप दिखा। जी उनकी कविताएं सृजित नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं अब ये क्या क्या कारण थे, इन पर सर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, क्षमा करिए सर। जी जी सर, कोई बात नहीं। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। जी सर, धन्यवाद। रंजन जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। स्वामी जी मैं ले लूं 5 मिनट थोड़ा? जी 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 सर, शुरू करें आप, बिल्कुल। जी जी। हाँ, रस क्या है आज? रस क्या है सर? हेलो। हाँ सर, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ सज्जन जी, माइक बंद हेलो। कर दीजिए आप। हाँ, रस क्या है सर? रस की परिभाषा क्या होगी आपके अनुसार? जी सर, मेरे अनुसार किसी भी अगर काव्य की दृष्टि से देखें तो हम किसी भी काव्य, किसी भी आवाज कविता नहीं आ को रही। हम पढ़ते हैं, किसी भी पद्य। हेलो। आनंद जी सर, एक बार लीव होकर वापस जुड़िए। आपकी हेलो। आवाज साफ नहीं आ हाँ सर। किसी भी फिर हृदय द्वारा जो आस्वाद ग्रहण किया जाता है वो रस कहलाता है। हेलो।
जी सर जी। रस के मुख्य अवयव कौन हाँ कौन सर। से हैं सर? जी, अविभाव अनुभाव। विभाव भाव ये है प्रमुख तत्व। आवाज साफ नहीं आ रही सर आपकी, मेरे को ही एवं नहीं आ रही है संचारी भाव। सभी की? हाँ सर, वापिस आवाज से साफ सर नहीं आ सही तो रही। नहीं आ रही, एक बार दोबारा जुड़िए सर। स्थायी भाव नहीं आता है क्या सर इसमें? हाँ, विभाव अनुभाव संचारी भाव। स्थायी भाव सर। हाँ, स्थायी भाव। जी। वियोग श्रृंगार का कोई उदाहरण? जी, वियोग श्रृंगार का उदाहरण एक जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का जो ये काव्य है अपने आंसू काव्य, इसमें से एक उदाहरण देना चाहूंगा। रो रो कर सिसक सिसक कर मैं कहता हूँ करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते मन की जानी अनजानी। एक ये है सर, और एक इसी प्रकार पंत जी 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 का। जी जी हाँ सर सर। जी जी। छायावाद आपका प्रिय कालखंड है, जी तो सर। छायावाद की जो प्रतिनिधि रचना है कामायनी, जी सर। उसमें सर सर्गों की संख्या कितनी है? जी, 15 सर्ग है सर। नाम बता पाएंगे? जी सर। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ईर्ष्या, कर्म, लज्जा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, दर्शन, रहस्य और आनंद। जी सर जी सर। जी एक सर सर। हम देखते हैं, जब हम संत काव्य और सूफी काव्य का अध्ययन जब करते हैं, तो जी सर। वहाँ प्रकृति का जो वर्णन है, दोनों हाँ में क्या हाँ। अंतर दिखाई देता है? ये संत काव्य और सूफी काव्य में प्रकृति को लेकर अंतर जहाँ ये जो अपने संत काव्य है, ये संत काव्य अद्वैतवाद सिद्धांत पर आश्रित है, जबकि सूफी काव्य है अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत दोनों पर आश्रित है। तो अद्वैतवाद के अंदर प्रकृति का जहां पर भी वर्णन हुआ है, केवल नीति दर्शन के लिए, उपदेश देने के लिए ही प्रकृति को याद किया गया है, अन्यथा प्रकृति को का चित्रण नहीं हुआ। और केवल यहाँ पर साधनात्मक रहस्यवाद है, अतः प्रकृति का चित्रण सौंदर्य रूप में ना होकर केवल उपदेश रूप में यदा कदा मिलता है। जबकि सूफी साहित्य के अंदर विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद का सम्मिश्रण है, साधनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अतः वहां पर प्रकृति का भावनात्मक रूप से और मनुष्य के हर पहलू से जुड़ते हुए वहां पर प्रकृति का आलंबन स्वरूप चित्रण मिलता है, जबकि इसमें जी संत सर काव्य जी। में न के बराबर मिलता है सर। आलंबन स्वरूप मिलता है या उद्दीपनकारी चित्रण मिलता है सर? आलंबन और उद्दीपन स्पष्ट कीजिए सर इसे थोड़ा। जहाँ प्रकृति में मानवों का आरोप, वहां पर आलंबन स्वरूप रहता है। जहाँ प्रकृति की स्वयं ही सौंदर्य विवेचना हो, वहां पर उद्दीपन स्वरूप रहता है। उल्टा नहीं बोल रहे सर कहीं आप? हाँ सर, क्षमा करें, मैं उल्टा बोल गया। उद्दीपन में जहाँ प्रकृति के भावों की वजह से जब मनुष्य के हृदय में परिवर्तन होता है, उसे उद्दीपन भाव, और आलंबन के अंदर प्रकृति को सहारा बना के विभिन्न प्रकार का वर्णन होता है। जी जी। जहाँ प्रकृति का आलंबनकारी चित्रण हो, ऐसी कोई पंक्तियां अगर आपको याद हो तो? जहाँ प्रकृति का आलंबनकारी, इसमें सर ये एक तो छोड़ आलंबनकारी में बताना सर, छोड़ द्रुमों से मृदु छाया, छोड़ द्रुमों से मृदु छाया, और तोड़ प्रकृति की माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन इस जग को। ये इस जी सर प्रकार की जी। पंक्ति है, ये 3 याद है इसमें। चलो ठीक है सर, ठीक है सर। अनुस्वार जी और सर। अनुनासिक क्या है सर? अनुस्वार के अंदर
नाक से निर्बाध ध्वनि निकल जाती है, अनुनासिक के अंदर ठहराव के साथ ध्वनि निकलती है। अनुनासिक के अंदर ठहराव के साथ, तो अनुस्वार स्वर है या व्यंजन? सुन पा रहे हैं सर? आनंद जी? हेलो। हाँ सर। हाँ, वो थोड़ा सर नेटवर्क की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है आज, इसीलिए क्रमबद्धता प्रभावित हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए हाँ सर। कि अनुस्वार स्वर है या व्यंजन? जी, अनुस्वार को स्वर और व्यंजनों दोनों में नहीं माना गया है। तो अनुनासिक क्या है? आवाज आ रही है सर? हाँ सर, जी, हाँ, उत्तर बदलना चाहूंगा सर। हाँ जी, बताइए। ये अनुनासिक को अनुस्वार के अंदर तो विसर्ग सम्मिलित रहता है, अनुनासिक के अंदर इसको स्वर और व्यंजन दोनों में शामिल नहीं किया गया है। इससे ज्यादा उत्तर नहीं दे पाऊंगा सर मैं। चलो ठीक है सर, मेरी तरफ से प्रश्न समाप्त हुए। जी सर, बहुत बढ़िया धन्यवाद। बताया सर आपने। चलो ठीक है।